राजधानी मॉस्को से लेकर रूस के अलग अलग इलाकों में ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड नॉन स्टॉप गुरिल्ला आघात कर रही है, ताबड़तोड़ अंदाज में ड्रोन स्ट्राइक कर रही है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बीते 100 घंटों में यूक्रेन के 100 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन ने रूस में विस्फोटक धमाके किए। रिहायशी इलाकों से लेकर सैन्य ठिकानों तक में बारूदी कोहराम मचाया। लेकिन अब क्रेमलिन ने भी एटमी इंतकाम का विनाशक प्लान तैयार कर लिया है। यूक्रेन से यूरोप तक के बॉर्डर इलाकों में न्यूक्लियर साइलोज को एक्टिव कर दिया गया है। तो क्या इस बार पाताल से होगा परमाणु प्रहार? देखिए इस रिपोर्ट में। बीते 100 घंटों में यूक्रेन के 100 से ज्यादा ड्रोन ने राजधानी मॉस्को समेत रूस के कई इलाकों में कोहराम मचा दिया। सिलसिलेवार अंदाज में की गई ड्रोन स्ट्राइक ने रूसी डिफेंस को सन्न कर दिया। क्रेमलिन तक में खलबली मचा दी और प्रेसिडेंट पुतिन का माथा ठनका दिया। बीती रात भी यूक्रेनी सेना ने पुख्ता प्लानिंग के साथ रूस पर ड्रोन स्ट्राइक की। सबसे पहले यूक्रेन के 3 बड़े इलाकों में आत्मघाती ड्रोन से हमला हुआ। मसलन रात 1:32 मॉस्को, बेलगोरोद और ब्रियांस्क पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। सुबह 4:25 ब्लैक सी में क्रीमिया कोस्ट के पास ड्रोन हमला किया गया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन के कामिकाज़ी ड्रोन्स ने मॉस्को, बेलगोरोद और ब्रियांस्क रीजन में न सिर्फ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि इसके साथ साथ रूस के प्रशासनिक सेंटर और मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। मॉस्को को छोड़ दें तो यूक्रेन की सेना ने बॉर्डर से लगे तमाम रूसी इलाकों में ड्रोन प्रहार किया। हालांकि रूसी डिफेंस ने यूक्रेन के कई ड्रोन्स को मार भी गिराया। मसलन मॉस्को में 2 यूक्रेनी ड्रोन्स तबाह किए गए। बेलगोरोद में 5 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया गया। ब्रियांस्क में 4 यूक्रेनी ड्रोन्स शॉट डाउन किए गए। क्रीमिया कोस्ट में 3 यूक्रेनी ड्रोन को जैम कर तबाह किया गया। मतलब ये कि यूक्रेन के निशाने पर मॉस्को और क्रीमिया समेत रूस के वो शहर हैं जो यूक्रेन के बॉर्डर से सटे हुए हैं। इसके अलावा वो इलाके भी जहां रूसी डिफेंस के अहम एयरबेस मौजूद हैं। और इसी प्लान के तहत यूक्रेनी डिफेंस ने 21 अगस्त को रूस के नोवगोरोद ओब्लास्ट पर ड्रोन स्ट्राइक की। इस हमले में रूस का Tu-22 बॉम्बर तबाह हो गया। आपको बता दें कि यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 500 किलोमीटर दूर यूक्रेन के कामिकाज़ी ड्रोन ने नोवगोरोद ओब्लास्ट में मौजूद सलत्सी एयरबेस को निशाना बनाया, जहां रूसी डिफेंस ने आधा दर्जन से ज्यादा Tu-22 बॉम्बर और लड़ाकू विमान तैनात कर रखे थे। यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस का एक Tu-22 सुपरसोनिक बॉम्बर तबाह हो गया। इस अटैक के फौरन बाद रूसी डिफेंस ने बाकी बचे बॉम्बर्स और लड़ाकू विमानों को ओलेनिया एयरबेस पर शिफ्ट कर दिया। दरअसल ज़ेलेंस्की का प्लान 24 अगस्त से पहले जंग में बड़ी बढ़त लेना है, क्योंकि 24 अगस्त को यूक्रेन स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाता है। ऐसे में यूक्रेनी प्रेसिडेंट चाहते हैं कि 24 अगस्त से पहले रूस में बड़ा धमाका कर दुनिया को अपना दम दिखा सके। वहीं इसके ठीक उलट पुतिन का प्लान 24 अगस्त से पहले यूक्रेन को जमींदोज करना है।
ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि बीते 100 घंटों से जारी ड्रोन स्ट्राइक का पलटवार करने के लिए पुतिन ने अपने न्यूक्लियर विनाशकों को एक्शन में ला दिया है। दरअसल 24 अगस्त की तारीख को पुतिन यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे नहीं बल्कि डूम्स डे बनाना चाहते हैं और इसके लिए रूसी डिफेंस ने यूक्रेन से लेकर यूरोप तक लगने वाले अपने बॉर्डर इलाकों पर अंडरग्राउंड साइलोज बनाए हैं। दावा किया जा रहा है कि रूसी डिफेंस ने सरहदी इलाकों की करीब 11 सीक्रेट लोकेशन पर 17 साइलोज तैयार किए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर एक साइलो में करीब 100 से ज्यादा किलर मिसाइलों को छिपा कर रखा गया है। आपको बता दें कि इन्हीं साइलोज से रूस एटमी और डमी मिसाइलों को यूक्रेन और यूरोप के इलाकों में फायर करेगा। रूसी डिफेंस की माने तो इन साइलोज में सरमत, यार्स और टोपोल जैसे बैलिस्टिक मिसाइलों को भी वॉर रेडी मोड में रखा गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि रूस ने अपने सारे बड़े हथियार, विनाशकारी वेपन्स को एक्शन मोड में ला दिया है। और इस बार पुतिन का प्लान यूक्रेन समेत यूरोप के कई देशों पर एटमी प्रहार करने का है। और ये सिर्फ आशंका नहीं बल्कि पुतिन के करीबी और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन मेदवेदेव भी कुछ ऐसा ही ऐलान कर रहे हैं। मसलन, इसे हमारी जिद समझिए या फिर प्रण, हर हाल में यूक्रेन पर रूसी ध्वज लहराएगा, चाहे इसे पूरा करने के लिए हमें एटम बम का भी इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, चाहे दशकों लग जाएं। जहां तक बात यूरोप और नेटो की है तो हम उन्हें भी जलाकर राख कर देंगे। मतलब यह है कि अगले 48 घंटे रूस यूक्रेन जंग में काफी अहम है। या इन 48 घंटों में यूक्रेन ड्रोन स्ट्राइक के जरिए जंग का पासा पलट देगा, या फिर पुतिन अगले 48 घंटों में परमाणु हथियारों से विनाशक तबाही मचा देंगे। और 24 अगस्त की तारीख को यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप का डूम्स डे बना देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ज़ेलेंस्की को जिस दिन का इंतजार था वो आने वाला है। अब यूक्रेन को जल्द ही F-16 फाइटर जेट की पहली खेप मिल जाएगी। F-16 मिलने के बाद यूक्रेन रूस पर बड़े हमले करके उसे दहला सकता है, लेकिन पुतिन ने पलटवार किया तो यूरोप में महायुद्ध शुरू हो जाएगा, जो एटमी जंग में भी बदल सकता है, क्योंकि पुतिन पहले ही कह चुके हैं अगर यूक्रेन को F-16 मिला तो वो परमाणु हमला करके यूक्रेन को तहस नहस कर देंगे। यूक्रेन को F-16 एटमी जंग का लाभ। यूरोप में कयामत, सबसे विनाशकारी आफत। और उसी आफत का नाम है F-16, क्योंकि अब F-16 यूक्रेन को मिलने वाला है। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं जिसमें ज़ेलेंस्की F-16 के साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि F-16 की खेप अभी अमेरिका से नहीं आ रही, लेकिन नीदरलैंड्स और डेनमार्क ने अमेरिका के बनाए F-16 भेजने का ऐलान कर दिया है, जिससे क्रेमलिन में कोहराम मच गया है। यूक्रेन को 42 F-16 नीदरलैंड्स भेज रहा है, जबकि 17 F-16 की खेप डेनमार्क सप्लाई कर रहा है। नीदरलैंड्स के 6 F-16 की खेप इस साल के आखिर तक पहुंच जाएगी।
कमीशन्ड हुए F-16 यूक्रेन भेज रहा है। हाल ही में नेदरलैंड्स ने F-16 की जगह F-35 को कमीशन किया था। युद्ध में यूक्रेन को तुरंत 128 फाइटर जेट की जरूरत है, जिसमें से 59 उसे इस साल सप्लाई कर दिए जाएंगे और बाकी के लिए उसे अमेरिका पर निर्भर करना पड़ेगा। यूक्रेन को F-16 देने का फैसला काफी वक्त से लटका हुआ था, लेकिन अब F-16 भी मिल रहे हैं और उसे उड़ाने के लिए यूक्रेनी पायलट्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। डेनमार्क और नीदरलैंड्स के अलावा 9 और यूरोपीय देशों ने पायलट की ट्रेनिंग को मंजूरी दे दी है। 70 पायलट की एक टीम डेनमार्क में ट्रेनिंग के लिए पहुंच भी गई है, लेकिन एयरफोर्स कमांड के प्रवक्ता यूरी इग्नाट की तरफ से जानकारी मिली है कि F-16 जंग को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अब आसमान में यूक्रेन अपना दम दिखाएगा। जल्दी 128 जेट्स की फ्लीट को पूरी तरह F-16 से बदल दिया जाएगा। यूक्रेन के पायलट्स को डेनमार्क सबसे पहले ट्रेनिंग दे रहा है। पायलट्स के अलावा इंजीनियर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। यानी यूक्रेन जंग में फ्रंट फुट पर आने की तैयारी कर चुका है। अब वो F-16 के सहारे रूस पर बम और मिसाइल गिराएगा। जैसे रूस के फाइटर जेट यूक्रेन में हाहाकार मचा रहे हैं, लेकिन रूस को सबसे बड़ी चिंता एटमी हमले को लेकर है, क्योंकि F-16 एटमी हमला करने में सक्षम है। वैसे भी F-16 पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन को F-16 मिलने का सीधा मतलब है एटमी युद्ध की शुरुआत। इसके आने से रूस को एटम बम के इस्तेमाल की खुली छूट मिल गई है। इतना ही नहीं, लावरोव के अलावा रूस की सुरक्षा समिति के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने जर्मनी के विदेश मंत्री के एक बयान पर पलटवार किया है, जिसमें जर्मनी की तरफ से F-16 मिलने को एक अच्छे दिन की शुरुआत बताया गया था। मेदवेदेव ने कहा है, यूक्रेन अपने टॉय प्लेन को ज्यादा आगे तक नहीं लेकर जाए, नहीं तो उसके अच्छे दिन पूरे दिन में बदल जाएंगे और ऐसा पूरे यूरोप में हो सकता है। दरअसल रूस ने F-16 की एंट्री को लेकर सीधे एटमी अटैक से महाविनाश की धमकी दे डाली है, जिसका असर यह हुआ है कि स्वीडन ने ग्रिपेन जेट देने से इनकार कर दिया है, जबकि पहले मंजूरी दे दी थी। हालांकि जर्मनी की तरफ से टॉरस मिसाइल दी जा रही है, जिससे जंग का अगला फेज शुरू हो सकता है, क्योंकि टॉरस की रेंज 500 किलोमीटर है, जिससे अगर F-16 से अटैक किया जाए तो रूस में कहीं भी हमला किया जा सकता है। यानी एटमी अटैक की क्षमता रखने वाला F-16 जंग में गेम चेंजर बन सकता है, या फिर वो यूक्रेन का खेल भी खत्म करा सकता है, क्योंकि F-16 के अटैक का बदला लेने के लिए रूस न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आपको बता दें कि इस वक्त युद्ध के मैदान से बड़ी खबर आ रही है। जो पहली बड़ी खबर है वो ये कि यूक्रेन को स्कैल्प मिसाइल का नया बैच मिल गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन से स्कैल्प मिसाइल का पहला बैच मिला। फ्रांस ने कीव भेजी हैं ये स्कैल्प मिसाइलें। इस वक्त की बड़ी खबर जो यूक्रेन के पक्ष में है, यूक्रेन का लॉन्ग रेंज वेपन है स्कैल्प मिसाइल, और ये मिलने से यूक्रेन को बड़ी सफलता मिल सकती है। स्कैल्प से क्रीमिया पर हमले की आशंका भी अब और बढ़ गई है। यूक्रेन को ये हथियार मिलने के बाद रूसी जमीन पर भी हो सकते हैं और बड़े हमले जो ड्रोन द्वारा किए जा रहे हैं, और इसके लिए स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल भी कर सकता है यूक्रेन। लेकिन जंग में दो तरह की तस्वीरें भी अभी भी सामने आ रही हैं। एक तस्वीर वो है जिसे आप पिछले 18 महीनों से हर दिन देखते आ रहे हैं, जिसमें घातक हमले किए जाते हैं, बारूद बरसाया जाता है और दोनों सेनाओं को भारी नुकसान की खबर भी सामने आती है। लेकिन यूक्रेन ने इस समय जश्न की बड़ी तैयारी हो रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में जश्न आजादी का शोर है। यूक्रेन अपनी आजादी की परेड में रूस के कैप्चर्ड हथियारों को दिखाकर अपने सैनिकों की पीठ ठोक रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस में नेटो के जब्त किए गए हथियारों को दिखाकर यूक्रेन को डराया जा रहा है। सवाल है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये दोनों देश? इन हथियारों को वॉर ट्रॉफी की तरह क्यों पेश कर रहे हैं दोनों ही देश? युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। दोनों तरफ से गोला बारूद की धुआंधार अग्निवर्षा जारी है।
दोनों सेनाओं के बीच 18 महीने बाद भी भीषण जंग चल रही है। घातक वार पलटवार हो रहे हैं। लेकिन दोनों देशों में ऐसी तैयारियां चल रही हैं जैसे जंग जीत ली गई हो, जैसे विजय का उद्घोष हो चुका हो। यूक्रेन और रूस दोनों देशों के अंदर कुछ ऐसी मुनादी हो रही है जिससे ये सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर दोनों देश एक दूसरे के जब्त हथियारों का प्रदर्शन जीत के जश्न की तरह क्यों कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है कि रूस के ये हथियार यूक्रेन की राजधानी कीव में सेंट्रल स्ट्रीट पर रखे गए हैं। यूक्रेन डिफेंस की तरफ से जारी की गई तस्वीरों में दिख रहा है कि जले हुए रूसी बैटल टैंक, बख्तरबंद वाहनों, रूसी आर्टिलरी और यहां तक कि इंटरसेप्ट की गई रूसी मिसाइलों के कबाड़ से कीव की मुख्य सड़क भर गई है। यूक्रेन डिफेंस का दावा है कि रूस के इन जब्त किए गए हथियारों और जंगी वाहनों को यूक्रेन की सेना ने जंग के दौरान तबाह किया है। अपनी आजादी के समारोह से पहले यूक्रेन इन जब्त किए गए हथियारों को जीत की ट्रॉफी की तरह पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कीव में आजादी के जश्न की जोरदार तैयारी चल रही है। हर साल 24 अगस्त को यूक्रेन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 24 अगस्त को ज़ेलेंस्की कीव में रूसी हथियारों की परेड कराएंगे। हालांकि 24 अगस्त को यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर कीव में कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन कीव में सेंट्रल स्ट्रीट पर नष्ट किए गए रूसी हथियारों और सैन्य उपकरणों की परेड आयोजित की जाएगी। हालांकि यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी ने हाल ही में यह आशंका भी जताई थी कि यूक्रेन की आजादी दिवस के मौके पर रूस मिसाइल हमलों की बौछार कर सकता है। यूक्रेन ने रूस के बड़े मिसाइल हमले की आशंका इसलिए भी जताई थी क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग के दौरान रूस को काफी नुकसान हो चुका है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक रूस ने जंग में पिछले 18 महीनों के दौरान अब तक 4,358 टैंक गंवाए हैं। पिछले 1.5 साल में अब तक रूस के 5,264 तोपखाने को यूक्रेन ने नष्ट करने का दावा किया है, जबकि सिर्फ पिछले 24 घंटों में ही रूस के 12 टैंक तबाह हो गए हैं। उधर रूस के दावे अलग हैं। कीव की तरह क्रेमलिन में भी नेटो के जब्त किए गए हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें टैंक, तोपों की लंबी कतार, आर्मर्ड व्हीकल और रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियारों के साथ भारी मात्रा में जब्त किए गए गोला बारूदों का जखीरा भी है। मॉस्को के पैट्रियट पार्क में रूसी डिफेंस ने नेटो के कैप्चर किए गए हथियारों की ये प्रदर्शनी लगाई। रूस का दावा है कि क्रेमलिन में दिखाए गए नेटो के हथियार और सैन्य उपकरणों को पुतिन की सेना ने जंग के दौरान जब्त किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि पिछले 18 महीने में यूक्रेन पक्ष के 11,408 टैंकों और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों को रूसी सेना ने तबाह कर दिया। वहीं अब तक 5,951 आर्टिलरी और मोर्टार को भी रूसी फोर्स ने नष्ट कर डाला। रूसी दावे के मुताबिक नेटो ने यूक्रेनी डिफेंस को जो टैंक, तोप, मिसाइलें और रॉकेट लॉन्चर दिए थे, उनमें से करीब 70% हथियारों को पुतिन की फोर्स ने तबाह कर दिया है। सवाल है कि दोनों देश एक दूसरे के जब्त हथियारों की प्रदर्शनी क्यों लगा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों देश जमीनी जंग के साथ साइकोलॉजिकल वॉर भी लड़ रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के हथियारों को दिखाकर अपनी आवाम का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। इसके साथ ही दोनों देश अपनी सेनाओं का हौसला भी बढ़ाना चाहते हैं ताकि लगातार 18 महीने से जंग लड़ रही सेना अभी तक जीत न हासिल कर कहीं बैटलफील्ड में हताश न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। रूस और ब्रिटेन के फाइटर पायलट के बीच आसमानी भिड़ंत हो गई। ब्रिटेन का दावा है कि ये नेटो एयर स्पेस में हुआ। ब्रिटेन के टाइफून फाइटर ने कॉकपिट से संदेश जारी कर दिया कि हालात ऐसे हैं कि नेटो और रूस के बीच तीसरा विश्व युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। आसमान में दुश्मन के फाइटर जेट इतने नजदीक तभी आते हैं जब सीधा युद्ध चल रहा हो।
रूस और ब्रिटेन के फाइटर जेट इतनी दूरी पर थे कि कभी भी इनके बीच टक्कर हो सकती थी। देखिए कैसे टला विश्व युद्ध 3 शुरू कराने वाला वो तनाव भरा पल इस रिपोर्ट में। एक तरफ ब्रिटिश एयरफोर्स का टाइफून, उसके सामने रूस के 3 सुखोई 27। इतने नजदीक कि ब्रिटेन के टाइफून फाइटर पायलट ने ऐलान कर दिया कि तीसरा विश्व युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। If I get caught up in the moment and accidentally collide with one of these aircraft, it could lead to an escalation into World War III. ब्रिटिश एयरफोर्स की लोसिमो 9 स्क्वाड्रन का टाइफून जेट नेटो के एरोस्पेस में गश्त लगा रहा था। अभी रूस के 3 सुखोई विमानों ने उसे घेर लिया। इसके बाद ब्रिटेन के फाइटर जेट पायलट के कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो सुनिए। They'll just slow down for no reason. Sometimes they'll speed up for no reason. 2 bogies occurred in climbing back up. It's very difficult to determine where those acts are coming from. रूस के 3 फाइटर जेट ने कई बार ब्रिटेन के जेट के ऊपर और नीचे से उड़ान भरी। 1,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज उड़ रहे विमानों का इतना नजदीक आना सीधे युद्ध का संकेत होता है। Is it coming directly down from Putin himself? Is this guy just trying to endanger my airplane because that's what his mindset is? ब्रिटेन का दावा है कि नेटो के एयर स्पेस में कई मिनट तक फाइटर जेट की डॉग फाइट चलती रही। रूस के विमानों ने ब्रिटेन के फाइटर जेट का रास्ता रोककर उसे गिराने की कोशिश की। But if I make an error, the result can be pretty catastrophic. फाइटर जेट के आगे से किसी फाइटर जेट के निकलने का मतलब है बहुत जबरदस्त एयर टर्बुलेंस पैदा होना, जिससे पीछे वाला विमान संतुलन खो सकता है। अगर रूस के फाइटर जेट से ब्रिटेन का जेट गिर जाता तो विश्व युद्ध छिड़ना तय था। बीते 1 साल में 3 बार रूस ब्रिटेन के फाइटर पायलट का आमना सामना हो चुका है। 21 अगस्त को नेटो एयर स्पेस में रूस ब्रिटेन के विमान आमने सामने आए। नॉर्थ सी में 2 बार ब्रिटेन रूस की भिड़ंत हुई। बैरेंट सागर में ब्रिटेन के टोही विमान को रूस ने गिराने की कोशिश की। रूस बार बार ब्रिटेन के एयरफोर्स को टारगेट कर रहा है। नेटो फोर्सेस में शामिल ब्रिटेन के फाइटर पायलट नेटो एयर स्पेस की निगरानी करते हैं। रूस और ब्रिटेन के जेट अगर एक बार भी भिड़े तो विश्व युद्ध छिड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। एक तरफ काले सागर में बारूदी बवंडर आ चुका है, दूसरी तरफ पीला सागर लाल होने को बेताब है, क्योंकि किम ने अमेरिका को थर्मोन्यूक्लियर धमकी दे डाली है। अगर साउथ कोरिया और अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के पास युद्धाभ्यास नहीं रोका तो किम जोंग उन नागासाकी और हिरोशिमा से भी भारी तबाही मचा देगा, क्योंकि किम के पास थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद है। इस रिपोर्ट में देखिए आखिर जंग का दूसरा मोर्चा अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में क्यों और कहां खुलने वाला है, जो एटमी जंग में भी बदल सकता है। पीला सागर धधक रहा है, किम का गुस्सा बढ़ रहा है। जापान सागर में बारूदी बवंडर तबाही मचाएगा थर्मोन्यूक्लियर बम। अभी और 10 दिन तक साउथ कोरिया और अमेरिका नॉर्थ कोरिया के एकदम पास वॉर ड्रिल करेंगे, जिसमें क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट और सबमरीन ठीक उसी तरह रिहर्सल कर रहे हैं जैसे कोई जंग हो रही है। नॉर्थ कोरिया हमेशा से अमेरिका और साउथ कोरिया की ऐसी किसी भी ड्रिल का विरोध करता रहा है, और ये वॉर ड्रिल ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान ने शिखर वार्ता करके नॉर्थ कोरिया पर लगाम लगाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इससे भड़ककर नॉर्थ कोरिया ने थर्मोन्यूक्लियर जंग की धमकी दे डाली। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच शिखर वार्ता का उद्देश्य परमाणु युद्ध के लिए उकसावे की तैयारी है। अगर त्रिपक्षीय समझौतों को युद्धाभ्यास में अतिरिक्त रूप से लागू किया जाता है तो कोरियाई प्रायद्वीप में थर्मोन्यूक्लियर युद्ध छिड़ने की संभावना अधिक हो जाती है।
इस बीच एक दिन पहले किम जोंग ने शिप से क्रूज मिसाइल का टेस्ट करके अपने इरादे भी जाहिर कर दिए कि वो अब समंदर में अमेरिका और साउथ कोरिया पर हमला करने के लिए तैयार है। हालांकि साउथ कोरिया बार बार कह रहा है कि पीले सागर में की जा रही ड्रिल का उद्देश्य अपनी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, जो हर साल उल्ची फ्रीडम शील्ड के नाम से की जाती है। किम की थर्मो न्यूक्लियर धमकी के बाद कोरियाई प्रायद्वीप में हालात गंभीर हो गए। इसलिए अमेरिका अपने वॉरशिप को हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस करने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि नॉर्थ कोरिया से अगर जंग हो तो वो किसी भी सूरत में भारी पड़े। इसलिए सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े नेवल डिस्ट्रॉयर यूएसएस जुम्बाल्ट को मिसिसिपी शिपयार्ड में हाइपरसोनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। दरअसल किम जोंग उन की धमकी को अमेरिका बेहद गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि किम की थर्मो न्यूक्लियर धमकी बताती है कि नॉर्थ कोरिया एटम बम से भी शक्तिशाली थर्मो न्यूक्लियर बम बना चुका है, जो हिरोशिमा नागासाकी से भी ज्यादा तबाही मचा सकता है। नॉर्थ कोरिया दावा कर चुका है कि वो हाइड्रोजन बम की उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर परमाणु परीक्षण कर चुका है, यानी नॉर्थ कोरिया के पास एडवांस तकनीक वाला थर्मो न्यूक्लियर बम मौजूद है। दरअसल थर्मो न्यूक्लियर बम अभी तक बनाए जा चुके परमाणु हथियारों से भी आगे का विनाशकारी बम है। दरअसल परमाणु बम में मौजूद प्लूटोनियम जैसे किसी भारी तत्व के नाभिक का विखंडन होता है, जिससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है और यही बम विस्फोट की क्षमता होती है। थर्मो न्यूक्लियर बम इससे आगे की तकनीक से बनता है। थर्मो न्यूक्लियर बम से विस्फोट की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। पहली प्रक्रिया ठीक परमाणु बम की ही तरह भारी तत्व के नाभिकीय विखंडन से होती है, जिससे कई लाख डिग्री सेल्सियस की गर्मी पैदा होती है। फिर दूसरी प्रक्रिया नाभिकीय संलयन से अत्यधिक तापमान के कारण 2 हल्के नाभिक इतने पास आ जाते हैं कि वो आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे बड़े विस्फोट के साथ कई गुना ऊर्जा निकलती है। यानी थर्मो न्यूक्लियर बम की विस्फोटन क्षमता परमाणु बम से कहीं ज्यादा होती है। इसलिए अमेरिका घबरा रहा है, क्योंकि अगर किम ने थर्मो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर दिया तो भारी तबाही मचनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 24 अगस्त से जापान प्रशांत महासागर में न्यूक्लियर प्लांट के ट्रीटेड पानी को बहाएगा। जानते हैं जापान के फुकुशिमा परमाणु प्लांट के रेडियोएक्टिव पानी की मात्रा कितनी है? करीब 13 लाख टन, और इसे समंदर में करीब 10 सालों तक लगातार छोड़ा जाएगा। आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। जापान के न्यूक्लियर प्लांट का जहरीला पानी जल्द ही प्रशांत महासागर में मिलने वाला है। तो क्या रेडियो एक्टिव वाटर के चलते नीला समंदर विषैला होने वाला है? साल 2011 के ताकतवर भूकंप और उसके बाद आई सुनामी लहरों ने जापान के फुकुशिमा दाइची परमाणु प्लांट को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। मशीनों को ठंडा रखने में इस्तेमाल होने वाला पानी रेडियो एक्टिव रिएक्टर्स और छड़ों के संपर्क में आया, लेकिन अब इसी पानी को जापान प्रशांत महासागर में छोड़ने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि 24 अगस्त से फुकुशिमा प्लांट के पानी को समंदर में छोड़ा जाएगा। पानी की फिल्टरिंग और डाइल्यूशन प्रोसेस 10 सालों तक चलेगा। फिलहाल ट्रीटेड वाटर को बड़ी बड़ी टंकियों में जमा किया गया है। परमाणु प्लांट में इकट्ठा किया गया रेडियो एक्टिव पानी इतनी ज्यादा मात्रा में है कि इससे ओलंपिक खेलों में इस्तेमाल होने वाले 500 स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। फिलहाल फुकुशिमा दाइची परमाणु प्लांट को चलाने वाली कंपनी टेपको फिल्टरिंग के जरिए पानी से आइसोटोप्स निकाल रही है, लेकिन अभी भी पानी में हाइड्रोजन का आइसोटोप ट्रिटियम बचा है, जो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है।
हालांकि ट्रीटियम को तुलनात्मक रूप से कम नुकसानदेह माना जाता है। इंसानी त्वचा प्राकृतिक रूप से इसे सोख नहीं पाती है। वहीं अमेरिकी साइंस आर्टिकल के मुताबिक बहुत ज्यादा ट्रीटियम वाले पानी को पीने से कैंसर का खतरा हो सकता है। लेकिन यूएन की संस्था IAEA ने जापान को पानी छोड़ने की अनुमति दे दी है, लेकिन साउथ कोरिया और चीन इसका विरोध कर रहे हैं।